तो जब प्रकृति का अंश है जी गुरुदेव। के अंदर प्रकृति की शुद्धता सब प्रकार की यहाँ पर विद्यमान रहेगी। समझे ना? प्रकृति की शुभता और अशुभता सब विद्यमान रहेगी यहाँ पर। ठीक है। अब व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई गृह स्वामी इसको अपनी आवश्यकता अनुसार इसका चयन करता है और चयन करके इसके ऊपर कुछ निर्माण कार्य करता है, अपना स्वार्थ कहिए या अपना निज हित के लिए। ठीक है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग इसका जो भी यथासंभव जितना भी है सब जो है सो श्रृंगार इत्यादि करते हैं। ठीक है। तो यह भूखंड जो है, यह भूखंड हमारे प्रकृति का ही अंश है, प्रकृति की ही देन है। हमने इस भूखंड को नहीं बनाया है, किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि कोई भूखंड बना दे। ठीक है। कोई भूखंड नहीं बना सकता है। ठीक है। सिर्फ हम इसको अपने अधिकार में लेते हैं और अधिकार में लेने के बाद इसको अपनी आवश्यकता अनुसार हम इसमें फेरबदल करते हैं अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए। ठीक है। सभी भूखंड, चाहे इस पूरी पृथ्वी की बात करें, ठीक है, उसके अंतर्गत प्रकृति के पांचों तत्व विद्यमान होते हैं। अब उसका छोटा से छोटा हिस्सा भी, ठीक ना, उसके अंदर वो प्रकृति की चीजें विद्यमान होंगी। ठीक है। प्राकृतिक चीजों का विद्यमान होगा, जो प्रकृति के तत्व हैं। चीज मतलब क्या? तत्व। यहाँ हम तत्व की बात कर रहे हैं। क्षितिज, जल, पावक मतलब अग्नि, ठीक है, आकाश तत्व और वायु तत्व। ठीक है। इन सब का विद्यमान किसी भी बड़े भूखंड पे या किसी भी छोटे से छोटे भूखंड पे भी विद्यमान होता है। आई बात समझ में? बोलिए भगवान। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इसके कई सारे विभाजन भी होते हैं, है ना? कई सारे इसके विभाजन होते हैं भूखंड के। तो भूखंड को कोई त्रिकोणाकार, षटकोणाकार, ठीक है, सट्टाकार इत्यादि कई तरह, इसका कई तरह के रूप हो सकते हैं। इसके रूप अनंत हैं। उसमें से कुछ रूपों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इस भूखंड को जान लिए कि भूखंड क्या है, और अगर यह भूखंड किसी ने लिया है और इसको अगर 4 भागों में बांट दे, 8 भागों में बांट दे, 10 भागों में बांट दे, 20 भागों में बांट दे, तो उस छोटे से छोटे हिस्से में भी वो सारे तत्व जो है विद्यमान होंगे। ठीक है। अब यह अपने रूप के अनुसार, दिशा के अनुसार शुभ अशुभ फल देने वाले होंगे। ठीक है। समझे ना? जी जी भगवान जी। इससे कई प्रकार के हो सकते हैं ना। इसका हिस्सा फ्रंट वाइज हो सकता है, सबको फ्रंट ही चाहिए, तो फ्रंट ही चाहिए तो क्या होगा? ऐसे ऐसे भूखंड आ सकते हैं ना। बोलिए। जी गुरुदेव। ये सबको एरिया बराबर चाहिए, तो एरिया वाइज भी इसका हो सकता है। ठीक है। तो इसके जो है सो अनेक प्रकार है, लेकिन हम बात वही करेंगे कि छोटे से छोटे हिस्से में भी प्रकृति के पांचों तत्व जो है हमारे विद्यमान होते हैं, और यह जो है अपने रंग रूप क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, दिशाओं के अनुसार सारे फल देने वाले होते हैं। ठीक है। शुभ अशुभ फल प्राप्त होती है। ठीक है। अब जिसके अधिकार में यह रहेगा, ठीक है, यह भूखंड जिसके भी अधिकार में रहेगा, किसी भी प्रकार का भूखंड हो, जिसके भी अधिकार में रहेगा, उसको इसकी शुभता अशुभता का फल मिलेगा। अधिकार का मतलब हमारे कब्जे में है, ठीक है, या हम इस पर रहते हैं, दोनों में भिन्नता है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अधिकार का मतलब वह हमारे कब्जे में हो,
या हम वहां पर रहते हो। दोनों ही परिस्थिति में आपको शुभ अशुभ फल देने वाले हैं। कहते हैं ना लोग कि हम किराए के मकान में रहते हैं, है कि नहीं? तो उस किराए के मकान में भी वह जो है शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल देने वाले हैं। ठीक है, हमारे अधिकार में किसी भूखंड को हम ले लिए, उस पर निर्माण नहीं किए हैं, ठीक है, स्वयं नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यह भूखंड हमको अपनी शुभता अशुभता दोनों प्रदान करेगा। ठीक है, इससे संबंधित कोई प्रश्न न है? ये जान लीजिए, ये सबके लिए है, चाहे वो किराए पर रहते हो या फिर अपने कब्जे में हो। कब्जे में रह के अपने ऊपर मकान बना लिए हो, स्वयं रहते हो, उनके परिवार जन रहते हो, प्रेमी जन रहते हो, सबके ऊपर यह जो है फल अपना देने वाला है। यह बात अलग है कि किसी को इसका शुभ अशुभ फल कम या किसी को शुभ अशुभ फल अधिक मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। ठीक है जी बाबा। किसको फल बात मिलेगा? करेंगे जी। जमीन किसी की और रह कोई और रहा है, उस पर तो फल किसको मिलेगा? जो मालिक है उसको मिलेगा, जो रह रहा है उसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा। ठीक है, मैं अपनी जमीन को ले लिया हूं, आपको दे दिया मैंने रहने के लिए, इस पे आप मकान भी मैंने बना दिया, आपको दे दिया रहने के लिए, या आप ही मकान बना के स्वयं इस पे रह रहे हो, तो आपको फल मिलेगा। देखते हैं कई बिल्डर जो है सो मकान बना देते हैं, ठीक है, जी बिल्डिंग गुरुदेव। उनकी बन जाती है, ठीक है, उसके बाद भी उनके घर में एनवायरमेंट में किसी न किसी प्रकार का अगर भूखंड सही है तो उसका शुभ परिणाम मिलता है, नहीं है वो भी जो है सो उसका फल मिलता है कि नहीं? मिलता आप है तो गुरुदेव। भगवान सिटी में रहने वाले हैं, आपके पास तो ऐसे कई सारे जजमान आते हैं, जी जी। बोलिए, है ना देवेंद्र तभी जी? तो जी जी, तभी तो क्वेश्चन किया मैंने आपसे। हाँ, ये परिणाम मिलेंगे। भूखंड हमने ले लिया, भले ना रहते हो, किसी और को जी दे दिया, तो इस भूखंड की शुभता अशुभता दोनों का फल हमको मिलेगा। अब जो यहाँ पे रह रहा है वो जी भी कहीं कहीं से जितना उसका अधिकार है उस अधिकार के अंतर्गत, ठीक ना, ये जी। फल जो है उसको भी मिलेगा जो रह रहा है। और दोनों को मिलेगा, जो रह रहा है उसको भी, जो गृह स्वामी उसको भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई अछूता रह जाएगा इससे, जी ठीक ना? गुरुदेव। हाँ, ठीक। दोनों जितना अधिकार है, ठीक है, अधिकार के अनुसार फल मिलेगा। जैसा बंटवारा मिला उसको, जैसा पोर्शन मिला उसको, जितना अधिकार क्षेत्र मिला, जो परसेंटेज के हिसाब से बिल्डिंग इत्यादि कंस्ट्रक्ट है, उस परसेंटेज में वो जितना रह रहा है उतना फल मिलेगा उसको। ठीक है, जी बात गुरुदेव। समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं शुभ भूखंड। ठीक है, ये तो सबको जो है सो समझ में आ गया। ठीक है, किसी भूखंड पे कम दोष होता है, किसी भूखंड पे अधिक दोष होता है, कोई अधिक प्रभावित करता है, कोई कम प्रभावित करता है, यह तो जो है सो हम लोग आगे जानेंगे, ठीक ना, आगे आगे के जानने की विषय है। लेकिन वह जो भूखंड है उसमें सबसे पहले तो हम अपने लिए बढ़िया चीज को जानते हैं, शुभ भूखंड को। बोलिए, शुभ चीजों को पहले जान लेंगे। जी गुरुदेव। क्या पहले सब खराबे बोल दीजिएगा जजमान को देवेंद्र जी, तो ग्राहक भाग जाएगा आपके पास से। हाँ सब भाग जाएगा गुरुदेव। पॉजिटिव चीजों को बताइए, है कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, सकारात्मक चीजें उसके अंदर में जो है बताइए कि देखिए बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सप्रेस डिस्क्राइब करने के चक्कर में आउट ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, तो आपने दोनों चीजें बताई उसको, ठीक ना, उसकी जो अच्छी चीज है वो ही बता दी, उसके साथ उससे संलग्न जो बुरी चीज है, अधिक बोलने वाली, डायरेक्ट नहीं बोला आपने कि अधिक बोलते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपने बता दिया कि आउट ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, तो यह जो है इसको संभालने की आवश्यकता है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो
जो शुभ भूखंड होते हैं ना, वो अभी महेश जी ने शायद कुछ दिन पहले बोला था कि भूमि सुप्त है कि जागृत है। तो जो भूमि जागृत होती है, ठीक ना, जागृत का मतलब प्रभावों का जो है सो अधिक भरा रहता है, ठीक ना। जागृत मतलब देखिए कोई भी भूखंड खराब नहीं होता है, ठीक है। जागृत की मतलब बात कहेंगे कि इसके अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं, ठीक ना, जो 5 तत्व हैं, उन पांचों तत्वों का उपयुक्त संयोजन है, ठीक है। कोई भी भूखंड है, पृथ्वी जागृत है भगवान, तभी ना यहाँ पर जीवन संभव है। बोलिए, नहीं तो बहुत सारे डेड प्लैनेट्स तो सौरमंडल में हमारे पड़े हुए हैं। बोलिए, बिल्कुल। और किसी प्लैनेट्स पे जीवन संभव है? हम लोग तो अभी तलाश ही रहे हैं उसको। बोलिए, बताइए महेश जी। जी बिल्कुल सही है गुरु जी, देखना तो पड़ेगा। जागृत का मतलब है कि उस भूखंड पे, उस प्लॉट पे ये पांचों तत्व बैलेंस्ड है, ठीक ना, इनका उचित समायोजन है, ठीक ना। और यही उचित समायोजन इसको रहने योग्य बनाता है। आई बात समझ में? नमो नमः प्रभु जी, स्वागत है आपका। जी नमो नमः जी, गुरुदेव। तो उसी भूखंड को हम जागृत कहेंगे जिस भूखंड में पांचों तत्वों का समायोजन होता है, बैलेंस होता है, पांचों तत्व अपनी शुद्धता यहां पर देने वाले होते हैं, ठीक है। वही भूखंड जागृत होता है। नहीं तो सौर मंडल में हमारे कई सारे ग्रह उपग्रह हैं, लेकिन उन सब पे अभी जीवन की हम तलाशी कर रहे हैं। वहां जीवन संभव नहीं है, रहने योग्य वातावरण नहीं है, जल नहीं है कि नहीं, वायु जो है सो रहने योग्य नहीं है, तभी ना वो सारे डेड पड़े हुए हैं, मृत पड़े हुए हैं, मृतावस्था में है, सुप्तावस्था में है। बोलिए, अगर पे भी पांचों तत्वों का उचित समायोजन होता तो हम वहां रह सकते थे। बोलिए, चांद पर भी रह सकते थे, मंगल पे भी रह सकते थे, शुक्र पे भी रह सकते थे, है ना। लेकिन वहां पर इन चीजों की व्यवस्था नहीं है, बैलेंस नहीं है पांचों तत्व। तो जब पांचों तत्व बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब वह मृत भूमि का है, ठीक ना। इन पांचों तत्व में जिस तत्व की भी अधिकता होगी वो अपना शुभ फल अशुभ फल देने वाला होगा, है ना। जिसमें इन पांचों तत्वों का संयोजन नहीं होगा, ठीक है, वहां पर ये चीजें नेगेटिव होंगी। बोलिए, है ना। जी गुरुदेव। जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या महोदय? आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कोई जी नहीं। नहीं, हमारे मनोरंजन गुरु जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी पता नहीं। चलिए, हाँ बोलिए। लेफ्ट हो गए। बोलिए देवेंद्र जी। तो मृत भूमि ऐसी होती है, ठीक ना, पांचों तत्वों का जो है सो उसमें समावेश अच्छा नहीं होता है, ठीक है। किसी तत्व की अधिकता होगी, ठीक है, तो जब 100% होता है तो कोई भी चीज शुभ फल देता है, ठीक ना। अब आपको परीक्षा में 105 नंबर आ जाए तो संदिग्ध है कि नहीं? बोलिए अवधेश जी। परीक्षा में 5 नंबर आए तो आप शक के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे? जी गुरुदेव। कुछ दिन पहले झारखंड में किसी को मिला था 105 नंबर, है ना। अच्छा 100 नंबर में 100 में 105 मिल गया था। तो इस तरह जो है, जब उसके अंदर में किसी भी चीज की अधिकता होगी तो वह भी नेगेटिव प्रभाव जो है सो वहां पर देने वाला हो जाता है, ठीक है। तो 100% तक ठीक है,
100% से जब एबव चला जाए तो इसका मतलब वो क्या करेगा, दूसरे तत्वों को जो है सो नुकसान करेगा भगवान। दूसरे तत्वों की भी हानि पहुंचाएगा वो। अगर अग्नि तत्व जो है सो अधिक हो जाएगा तो क्या करेगा, जल तत्व को अवशोषित कर लेगा कि नहीं। जी जी कर लेगा भगवान। तो यह जो है कहीं ना कहीं दोनों के अंदर डिस्टरबेंस लाएगा कि नहीं, दो तत्व दूषित हो जाएंगे, है ना, जी गुरुदेव। दोनों जी तत्व गुरुदेव। दूषित हो जाएंगे। तब यह जो है सो मृतावस्था में चला जाएगा, है कि नहीं। आई बात समझ में। जी गुरुदेव। ऐसे ही अग्नि तत्व यदि वायु तत्व जो है सो कम हो जाए या अधिक हो जाए तो रहने योग्य वातावरण नहीं रहेगा आपके पास में। भूमि तत्व में कमी हो जाए या बहुत अधिक हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर भी जो है कम हो जाए तो डेंसनेस उसका जो है सो चिकनाहट, जो कल बताए थे ना, चिकनी होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर कम हो जाएगा यानी कि 100% से कमेगा तो वह जो है भूखंड को जब हम कोड़ेंगे ना, बोलिए, तो कोड़ने के बाद जो है सो उसके अंदर में कमी हो जाएगी मिट्टी की। तो जब पृथ्वी तत्व कमेगा तो और स्थिरता प्रदान करेगा, ठीक है ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो सिंपल भाषा में कल जैसे हमने बताया था आप सभी को, जो भूमि उपजाऊ होती है, ठीक ना, जिस भूमि पे फल इत्यादि लगे वहां पर विकास हो, ठीक है, वृक्ष इत्यादि का लता पता इत्यादि जो है सो सब कुछ हो, वैसा भूखंड जो है मकान बनाने के लिए योग्य होता है। उस भूखंड पे हम मकान बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, जहां पेड़ पौधे हों, ठीक ना, वनस्पति हो, ठीक है, अनाज की उपज अच्छी होती हो, वैसी जगह पर निर्माण कार्य शुभ होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि किस प्रकार के वृक्ष से, किस प्रकार के जीव जंतुओं से हम जाने, ठीक ना, कि वह भूखंड जो है हमारे रहने योग्य शुभ है या अशुभ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सर्प बिच्छू, ठीक ना, जिस भूखंड पे आपको सर्प बिच्छू दिखे, ठीक ना, सर्प बिच्छू दिखे, वैसे भूखंड पे वास करना शुभ नहीं है। प्रैक्टिकली भी जहां सांप अधिक होगा आप निर्माण करेंगे, आपके राजमिस्त्री इत्यादि को डस लेगा, काट लेगा, आपको काट ले, है कि नहीं, बोलिए, है कि नहीं। गुरुदेव जैसे आपने बोला था कि जिस जगह पे भूखंड पे बिच्छू सांप आदि दिखे, अब जैसे गुरुदेव एक उदाहरण के लिए जहाँ पहाड़ी इलाका है और जहाँ पर लोग रह गए आज भी, वहां भी तो रह गए, क्योंकि वहां बनाना नहीं चाहिए इसका मतलब। बता रहे हैं भगवान, अभी काहे चिंता कर रहे हैं, अभी उस सब पे चर्चा जी, करेंगे, पहाड़ नदी रेगिस्तान सब पे बात करेंगे। हमारा सांप मकान है इसलिए पूछा है है, गुरुजी। सांप यदि कहीं पर है तो सांप किसका प्रतीक है, ज्योतिष में पढ़ते हैं ना, राहु का, ठीक है, सांप किसका प्रतीक है, बोलिए, राहु का बाबू। ये राहु का प्रतीक है, कोई मार्कर नहीं चलता। तो राहु जहां पर वास करेगा वहां पर क्या करता है, अशुभता ले आता है कि नहीं। जी हरिकिशन जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए भगवान। जी भगवान। वो नहीं, सांप वाप तो सब जगह रहते हैं, पूरे जहाँ पे आदमी नहीं रहेंगे वो सांप तो रहेंगे ना उधर। अब खेतों में भी सांप तो रहते ही हैं, वहां मकान बनते थोड़ी हैं लोगों के। अधिकता रहेगी जहां पर सांप बिच्छू का घर हो, वहां पे जहाँ सांप बिच्छू का जो घर हो, ठीक हो, आप बढ़िया से भूमि को जो है सो देखते हैं तो देखने से पता चलेगा ना कि यहाँ पे भाई, बोलिए। वो तो है, लेकिन
भाई जहाँ पे भी आदमी नहीं रहेंगे वहां कोई भी तो जानवर रहते ही रहते हैं उधर। पहले सरीसृप रहते थे पूरी दुनिया पे, हाँ जब हाँ, इंसान नहीं थे तो उसी के आधार तो पर सबने रहने योग बनाया उसको बाद में। कि किस प्रकार के जीव जंतुओं के रहने से आप जानेंगे कि वहां का भूखंड शुभ है कि अशुभ है। अभी कई सारे जीव जंतु आने वाले हैं, कई सारे वृक्ष आने वाले हैं, वहां पर आप जानेंगे कि वहां पर रहने लायक है कि नहीं। ठीक है, तो सांप किसका प्रतीक है? राहु का प्रतीक है। ठीक है, अब राहु का प्रतीक है तो सांप बिच्छू जहां रहे वहां मकान नहीं बनाना चाहिए, रहने योग्य नहीं होता है। ठीक है, राहु का प्रतीक है तो यह जो है वहां पे अशुभता ले आएगा। ठीक है, तो जहां पर भी सांप बिच्छू की अधिकता रहेगी, सांप राहु का प्रतीक है तो उसको क्या कहेंगे? राहु प्रधान भूखंड कहेंगे कि नहीं? बोलिए। जी जी। वो भूखंड जो है राहु प्रधान भूखंड होगा, तो राहु प्रधान भूखंड जो है उचित नहीं माना गया है। ठीक है, इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में ना? जी गुरुजी। जी भगवान। तो गुरुदेव आगे 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 आगे। अब इसका ठीक उल्टा ले लीजिए, जहां नेवले रहते हो, ठीक, जहां नेवला रहता हो वो भूखंड आप रख सकते हैं। नेवला किसका प्रतीक है? किस ग्रह का? सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, नेवला सूर्य का प्रतीक है, तो ऐसे भूखंड पे जो सूर्य प्रधान हो, सूर्य राजा है ना, बोलिए, राजा भी है, क्रूर भी है, जी गुरुदेव। तो ऐसे भूखंड सूर्य प्रधान भूखंड कहलाते हैं। ऐसे भूखंड पे वास करना शुभ। ठीक है, चलिए, जहां पर दीमक हो, जी जी बोलिए अनुज शास्त्री जी, बोलिए। नमो नमः। बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है, स्वागत भगवान। जी हाँ, मैं कुछ बिजी होने के कारण नहीं आ पाया क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोलिए। नेमला, जो नेमला का प्रतीक आप बता रहे हैं वो मतलब कैसे प्रमाण, कोई पूछे कैसे प्रमाण किया गया नेमला का प्रतीक ही मतलब सूर्य का प्रतीक है? व्यवहारिक रूप से देखिए, राहु जो है, जी राहु जो है सर्प का जो है जी सो प्रतिनिधित्व करता है। जी 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 राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। जी सर्प का दुश्मन नेवला। जी ठीक है, जी ये जी जी नाड़ी मिलाते हैं, योनि मिलाते हैं तो क्या देखते हैं? सर्प ठीक है, और समझ गया। जी 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 समझ गया। ठीक, और समझाना पड़ेगा? नकुल। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया हो गया हो गया। चलिए बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर लगा ये एक्सप्लेनेशन। चलिए, ऐसे कई सारे एक्सप्रेशन आएंगे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये आप लोगों का जो है सो थोड़ी बहुत अनुभूति है कि इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो भगवान अब पुस्तक नहीं पूछेगा अनुज जी की किस पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है ना? जी जी जी, नहीं व्यवहारिक व्यवहारिक ज्ञान से पता लग गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस भूखंड पे दीमक हो, ठीक ना, दीमक समझते हैं ना? नहीं गुरुजी, दिमाग मतलब हाँ, तो दीमक लकड़ियों में लगते हैं वही दीमक ना। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम भी हैं, टर्माइट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है ना, टर्माइट। तो दीमक हो ऐसे भूखंड पर भी निर्माण करना शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, जहां पर चींटियों की बाम्बी हो, दीमक हो, ठीक है, ऐसे भूखंड पर भी वास करना शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, यहां जो है सदैव आर्थिक तंगी रहती है, सदैव फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक ना, आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक तंगी, इस भूखंड पे वास करने से आपको हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगी, आर्थिक तंगी रहेगी। ठीक है,
यहाँ जो है आपको कर्ज इत्यादि भी लेना पड़ सकता है, लोन चल सकता है। तो ऋण जो है वैसे ही शुभ नहीं है, ठीक ना। ऋण जो है ऐसे ही शुभ नहीं है। तो जो गृह स्वामी यहाँ पर लेता है उसको फाइनेंशियल क्राइसिस। पहला तो मकान जल्दी निर्माण नहीं होगा, मकान यदि हो जाएगा तो किसी न किसी तरीके से लोन इत्यादि के माध्यम से लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो है फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगी। व्यावसायिक रूप से भी यह जो है भूखंड शुभ नहीं माना गया है। व्यावसायिक रूप से भी यह भूखंड शुभ नहीं माना गया है। इस भूखंड पे रहने वाले गृहेश को लॉटरी, सट्टाबाजी, ठीक ना, इसमें जो है पढ़ सकते हैं, ठीक ना। लॉटरी, सट्टाबाजी, ठीक है, बार बार पैसे को लेके भाग्य आजमाना, व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय स्थिर नहीं रहेगा, एक व्यवसाय छोड़ के दूसरा व्यवसाय, दूसरा व्यवसाय छोड़ के तीसरा व्यवसाय, ठीक है। घर में लेते हैं तो किसी से लोन लेके फाउंडेशन करवा लिए, किसी से प्लिंथ करवा लिए, टाई बीम करवा लिए, इसी तरीके से करके उनको जो है अपना व्यवसाय, मतलब घर जो है सो घर भी निर्माण होता है बहुत मुश्किल से, ठीक है। बुरे लत भी ले सकते हैं। जिस भूखंड पे दीमक इत्यादि हो, वैसे भूखंड को आपने ले लिया है, उस भूखंड पे आप रह रहे हो तो आपके अंदर में तामसिक प्रवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। बुरी आदत, मांस, मदिरा, ठीक है, ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐसे गृह स्वामी को, ठीक है। जी जी। ऐसे भूखंड के व्यक्ति के अंदर काम वासना अधिक रहती है, कामुक रहते हैं, ठीक ना, कामुक रहते हैं, ठीक है। जी हर्षुदत्त शुक्ला जी, शर्मा जी। गुरुदेव जी ये कहना चाह रहे थे, मान लीजिए मकान बना लिए तब ज्यादा चींटियां आने लगी तब, तो यह भी उसी का प्रतीक है, जी। ठीक ना। जैसे मकान मकान बनने, बना लिए, आंगन आंगन मान लीजिए प्लास्टर नहीं है और इसमें हाँ, सब चींटियां ही चींटियां अंदर से बाहर आ रही हैं। तो यह जो है आपके फाइनेंशियल क्राइसिस, आने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस को भी दिखाएगा, ठीक है। जी आपके गुरुदेव अंदर जी। किसी दुर्भावना के प्रवेश को दिखाएगा, आपके काम वासना को दिखाएगा, ठीक है। मांस, मदिरा इत्यादि के किसी न किसी प्रकार के बुरी लत का आगमन भी इससे देखते हैं, ठीक है। जी भगवान, जी और भगवान। आगे हम मकान बनने के बाद में जो शुभता अशुभता आती है उस पर चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ भूखंड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र जी। जी भगवान। अब चीटियों में भी दो प्रकार है, लाल और काली। अब भेद कैसा करें, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी? अब दीमक जो है सो भगवान चाहे काली चीटी से हो या लाल चीटी से हो, हम यहाँ दीमक की बात कर रहे हैं, ठीक ना। नहीं, अभी चीटी की चीटियों बात का नहीं कर, विषय निकला इसलिए पूछा। हाँ तो ये बताएंगे। सगुन शास्त्र भी अभी बचा हुआ है ना जी जी भगवान। जी जी जी। हाँ बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव गुरुदेव ये चींटी की बात आप बता रहे हैं या दीमक की? कंफ्यूजन आ रहा है इसमें। भगवान मैंने कहा जिस भूखंड पे दीमक लगता हो, जी चींटी की बाम्बी हो, ठीक ना, हाँ भाभी जी। चींटी की बाम्बी रहती है, दीमक रहता है, ठीक ना, तो दोनों ही परिस्थिति में, ठीक है, वहां पर जो है यदि भूखंड पर दिखे तो ऐसे भूखंड की हम बात कर रहे हैं, गृहेश की बात कर रहे हैं, जिसके कब्जे में वह जमीन है उसकी बात कर रहे हैं, जो वहां निवास करने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। जी जी, दरअसल चींटी अलग होती है और बाबी अलग होती है, वही मैं कंफ्यूजन में आ गया कि नोट बना रहा था कहीं गलत न बन जाए। दीमक और बाम्बी, दीमक हो, हाँ दीमक कहाँ दीमक रहेगा, पे घर, भूखंड पे रह दीमक, सकता है दीमक, कहीं ना कहीं घर बनाएगा ना उसमें। जी जी जी, देखिए, जिससे सीलिंग बनता है ना वही वाला। हाँ हाँ हाँ,
वही, ठीक है। तो चींटी की बाम्बी हो फर्नीचर में लग सकता है दीमक, जी, फर्नीचर में बनता है दीमक, कहाँ बनता है? फर्नीचर में, हाँ, दरवाजों में। फर्नीचर में, बिल्कुल बिल्कुल, लकड़ी से संबंधित, ठीक है। कई बार जो है सो वहां दीमक निकल के चले जाते हैं और उनमें चींटियों का बसेरा हो जाता है, झुंड की झुंड दिखेंगी, है कि नहीं? जी गुरुदेव, होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो हम वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिस भी भूखंड पे एक तो सर्प रहना, सर्प का बिल इत्यादि हो, ठीक ना, सर्प का बिल इत्यादि हो, यह भी आवास के लिए शुभ नहीं है। प्रैक्टिकल भी मान के चलिए कि सांप का घर हो, वहां पे आपने मकान बना लिया, कहीं से उसको निकल के रास्ता मिल गया, ठीक है, तो आपको डस देगा, तो स्वास्थ्य भी जो है सो ठीक नहीं है, ठीक है। बोलिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। जी जी। तो यह भी जो है सो आपको अशुभता देने वाला है, ठीक है। जिस भूखंड पे, ठीक है, बंदर निवास करते हो, बंदर, ठीक है, जिस भूखंड पे बंदर निवास करते हो, वह भूखंड आपके शनि प्रधान कहलाते हैं, ठीक है, वह भूखंड शनि प्रधान कहलाते हैं, ठीक ना। ऐसे भूखंड पर भी वास करना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस भूखंड पे बंदर रहते हो, बंदर जो है सो शनि का प्रतीक माने गए, ठीक ना, ऐसे भूखंड शनि प्रधान कहलाते हैं। तो शनि प्रधान भूखंड भी ठीक नहीं, ठीक ना, बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ, जी जी। यह जो है दुख और दरिद्रता का प्रतीक है, यह भूखंड दुख और दरिद्रता का प्रतीक है, ठीक है। ऐसे भूखंड में निवास करने से आपको दुख और दरिद्रता के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। सभी कार्य जो है, शनि कैसे, शनि की गति क्या है? मंद गति है ना, बोलिए, सबसे मंद गति है। तो कोई भी कार्य जो होगा आपका जी देर से होगा। और घर इसीलिए ना बनाते हैं कि रोज कुछ ना कुछ मंगल उत्सव होते रहें, विवाह देर से होगा, गृह प्रवेश देर से, आर्थिक उन्नति होगी आपका विलंब से, रोजगार विलंब से मिलेगा, नौकरी विलंब से मिलेगी, ठीक ना। बोलिए ब्रिजेश जी तिवारी जी। जी। जी गुरुदेव, हमारे यहाँ 15-20 दिन से काफी बंदर आए, जा नहीं रहे, कुछ तो मर रहे हैं, कुछ वैसे बिजली से मर रहे हैं। तो ये हम लोगों के गांव में पाप आने वाला है क्या? हाँ, जग कराइए भगवान और हमको भी बुलाइए। जी गुरुदेव, जैसे जो मर रहे हैं उनके लिए तो भंडारा होता है, लेकिन हर हफ्ते में एक मर रहे हैं। तो यह जो है सो शनि का कुपित प्रभाव है, ठीक ना। जी जी गुरुजी। शनि जो है सो कुपित होके, शनि प्रधान है, और वह जो है सो बार बार आपके अंदर में, घर के अंदर या जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वहां पे, तो वहां उस एकदम आ गए गुरुजी, 10-15 साल तक नहीं थे, अभी आगे जल्दी, आज 15-20 दिन हुआ, जा भी नहीं रहे हैं कहीं, पूरे गांव में दौड़ रहे हैं, 3-4 गांव में। हाँ, तो कुछ व्यवहारिक चीजें भी हैं, ठीक ना। कुछ लोग क्या करते हैं जानते हैं, सब जी घर से चंदा बटोर के और जी आपके गांव से इकट्ठा कर लिए और जाके अरुण तिवारी जी के गांव में छोड़ दिए। अब उन्हीं में से कोई एक एजेंट होता है, समझ गए, वह फिर जी जी जाके अरुण तिवारी जी के गांव में कंसल्ट करेगा और कंसल्ट करके वहां भगाएगा, वो ले जाके छोड़ देगा प्रिय रंजन जी के घर पे। जी जी ये प्रत्यक्ष देखा हुआ है हमारा, समझ गया ना। जी एक ही आदमी को 4 गांव में, चारों गांव से चंदा वसूल के और खाली बंदर को इधर से उधर कर देता है। तो इससे भी थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। तो हम बता रहे थे शनि प्रधान भूखंड को, तो वहां पर परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। शनि सेवक है ना, तो सेवक तो परिश्रम करेगा ना, बोलिए। तो ऐसे भूखंड पर आपको
परिश्रम भी अधिक करना होगा। किसी भी कार्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष। नौकरी लगेगी तो संघर्ष के साथ, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं बाकी जानवरों की। तो जिस भी भूखंड पे गधे, कुत्ते, ठीक ना, सियार, सूअर, ठीक है, ऐसे अपवित्र और गंदे जानवर, ये सभी गंदे हैं ना, बोलिए, गधे, कुत्ते, सियार, सूअर, ये सब अपवित्र माने जाते हैं, ठीक ना। कुत्ता का तो ये है भगवान, आजकल तो प्रचलन चला गया है, ठीक ना, कि कुत्ता लोग घर में पालना शुरू कर दिए हैं, है ना, और उसको मतलब एक सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम किसी भी ऐसे चीज को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। सबसे पहला कुत्ते की सेवा करिए, बहुत सुंदर है, ठीक है, कुत्ते की सेवा करिए। सेवा करना और उसको घर में रखना बहुत ही अलग चीज है, दोनों को मिलाना नहीं है, ठीक है, दोनों को मिलाना नहीं है। कुत्ते को घर से हमेशा दूर रखना चाहिए, आपके जो रहने योग्य स्थान है वहां से उसको दूर रखिए। जो घर निर्माण है रहने के लिए, उस घर में उसका प्रवेश नहीं। शास्त्रों में तो यहां तक वर्जित है कि जिस घर में कुत्ते रहते हो उस घर का पानी भी दूषित माना गया है, ठीक ना। और कई ऐसे संत आपको मिल जाएंगे जो आपके घर में जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे आप उनसे कुछ भी करा लीजिए, ठीक ना, आपके घर में वह जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। बिल्कुल सही। जो जी लोग जी भी, ठीक ना, जो लोग भी कुत्ता इत्यादि पाले हों तो हमेशा ध्यान रखिए उसको उसके नियत स्थान तक पहुंचा दीजिए, ठीक ना, नियत स्थान तक उसको जो है, आगे उसका जो है आप ये ना करें, पाले नहीं। यदि आपको शौक है पालने के लिए, आप एक अलग से निवास स्थान उसका रख लीजिए, ठीक है, वहां पर उनको पालिए, खेलिए, कूदिए, सब कुछ करिए। लेकिन जिस घर में आप रहते हो, भोजन बनाते हो, खाते हो, कथा, पूजा, पुराण इत्यादि जो कुछ भी है करते हो, वैसे घर में इनका प्रवेश वर्जित है। समझ गए ना। अब बात करते हैं बाकी जानवरों के साथ इनका, ठीक ना। सेवा करना अलग चीज है भगवान, सेवा करिए, ठीक है, कुत्ते का सेवा करिए, लेकिन पालिए नहीं, पालतू नहीं बनाना है उसको। पालतू भी बनाना है तो उसको आप गृह निवास रख लीजिए, उसका घर रख लीजिए और वहां उसको रखिए। लेकिन जिस कैंपस में आप खाते हो, पूजा करते हो, नित्य क्रिया करते हो, वहां पर तो बिल्कुल नहीं। पहले तो दूसरे वर्ण में ऐसा होता था, आजकल हमारे वर्णों में भी ऐसी प्रचलन चली आई है, विप्र वर्ण में, ठीक ना। तो इस सबको बंद करिए भगवान, ठीक ना, ये सब अच्छी चीजें ये नहीं। उनको आप शाम पाश्चात्य, को आदित्य नहला के घर में रखते थे। हाँ, आप गुरुजी पाश्चात्य सुअर का क्या प्रभाव होता है? जी, सुअर 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 का क्या प्रभाव होता है घर में? सुअर ये अगर सभी आसपास में आए? अपवित्र माने गए हैं भगवान, सभी अपवित्र माने गए हैं, समझ गए ना। गधा, कुत्ता, सियार, ठीक ना, सुअर, ये सब अपवित्र गंदे हैं, ठीक है। और ये सभी जो है जहां भी रहते हैं वहां गंदगी करते हैं, ठीक ना, वहां जो है गंदगी करते हैं, ठीक है। गुरुजी इसमें बिल्ली नहीं आएगी? ठीक, बिल्ली 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 को पालना नहीं है भगवान, बिल्ली को पालना नहीं है, वो वही तो तो। अपने तो घर पे रह जाती है, ठीक है, जी आएगी चली जाएगी, ठीक ना, पालना नहीं है, ठीक है। जी कभी कभी भी ऐसा भूखंड आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, ठीक ना। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत कभी ऐसा होता है ना, भाग्य दुर्भाग्य, ठीक है, तो वही भाग्य दुर्भाग्य को बदलते देर नहीं लगता है, ठीक है। हमेशा जो है किसी, कभी ऐसा होता है ना शगुन की, मतलब आपका नहीं कहते हैं
कि कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस केंद्रो बृहस्पति, केंद्र में अगर बृहस्पति हो तो सारे ग्रह विपरीत होने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो वैसी परिस्थिति हो जाती है, ठीक है, कि कुत्ता अशुभ का प्रतीक है, लेकिन आपके केंद्र स्थान को उस समय, ठीक है, कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, ठीक है, या गुरु जो है सो अच्छे स्थान पर हो, ठीक है, गुरु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कुछ चल रही हो, गोचर में गुरु अच्छे जगह पे हो, और आपने कुत्ता लाया, आपका कोई काम बन गया, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, तो यह जो है सो इसको एक मात्र और मात्र एक संयोग आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। हेलो, आवाज नहीं आ रही गुरुदेव की। आवाज नहीं आ रही, भी बंद है, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रखो, उनका कोई फोन वोन आ गया हो, इंतजार कर लो थोड़ा सा। भगवान को एक कुत्ता बताए, मौके से जानवर होता है, गधा, कुत्ता, सियार, सुअर, क्या थे ना? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, समझ गया ना, कि का खराब हो, ठीक है, केतु खराब हो, तो आपको बार बार कुत्ता काटेगा, है ना, तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने के लिए कहते हैं इनकी सेवा इत्यादि आप करिए, ठीक है, यदि केतु से हमको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो, अगर वो देने वाला है, ठीक है, उसके अंश बल ग्रह स्थिति, ठीक ना, गोचर नौमांस, इन सब को देखते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि नहीं आप कुत्ते की सेवा करिए, आपको शुभ फल मिलेंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पाल के घर में ले आइए, बकायदे उसको सब कुछ करिए, ठीक है। अब बात करते हैं वृक्ष और वनस्पतियों से, ठीक ना। ठीक है, तो यह तो जो है सो हो गया हम इनका, ठीक है, क्या बात कर रहे थे अभी, हाँ, जंतुओं के आधार पर, जीव जंतुओं के आधार पर भूखंड का, ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने जाना, अशुभ भूखंडों को, कुछ शुभ भूखंड भी हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने नेवला की तो हमने बात कर ही ली, है ना, नेवले की बात कर ली, तो नेवले जिस भूमि पर रहते हैं वो सूर्य प्रधान माना गया है, ठीक ना। यहां से नेवला जहां रहता है, सूर्य की रोशनी रहेगी तो क्या होगा, सूर्य की रोशनी रहेगी तो सब कुछ जो है सो ठीक ठाक रहेगा, है कि नहीं, गलत चीजें भी आपको दिखेंगी रोशनी के आधार पर। तो राहु किसका प्रतीक है, भौतिक बाधा का प्रतीक है कि नहीं, भूत प्रेत आसुरी शक्तियों का प्रतीक है कि नहीं, बोलिए। तो जब नेवला जिस भूखंड पे रहेगा, ठीक ना, उस भूखंड पे सूर्य प्रधान हो जाएगा, बोलिए, जब सूर्य प्रधान हो जाएगा, जब सूर्य प्रधान हो जाएगा तो उस भूखंड पे आसुरी शक्तियां, भौतिक भूत प्रेत की बाधा, ठीक ना, ये सब भी वहां पर काम नहीं करती हैं, ठीक ना। तो नेवला जहां रहेगा वहां पे आपको शुभता लाता है, ठीक ना। ऐसी भूमि पर आपको सर्वथा विजय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ठीक ना, आर्थिक सम्मान की भी उपलब्धि होगी, ठीक है। इसीलिए ऐसा कोई 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 राजा लोग इसको पालते भी थे, ऐसा मैं पढ़ा भी गुरुदेव, बिल्कुल नेवला बिल्कुल, पालने से अच्छा होता है ऐसा करके, क्या ये सही है? हाँ,
ठीक है। नेवला नेवला पालते थे राजा महाराजा लोग का, आसन वगैरह में भी दिखता था, सिंहासन में उसका मार्क करके लगा रहता था। बिल्कुल 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 ऐसी ही चीजें थी। ठीक है, तो अभी हम वास्तु पढ़ाएंगे तो आपको बोलेंगे हिंसक जानवरों से दूर रहिए, ऐसे जानवरों को घर में नहीं लाना चाहिए। लेकिन हम इस भूखंड की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए, हम भवन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी अभी किसकी बात कर रहे हैं? भूखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखिए। तो जिस भूखंड पे ये सब रहते हो, ठीक ना, नेवले रहते हो, वैसे भूखंड पे शुभता का प्रतीक है। ऐसे वहां पर सब प्रकार से आपकी विजय होती है, समृद्धि मिलती है, सुख शांति मिलती है। ठीक ना, सभी प्रकार की आपको भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब शुभ जानवरों में दूसरा जानवर कौन है मालूम है? अश्व, घोड़ा, है ना, घोड़ा। ठीक है, तो जिस भी भूखंड पे आप भूखंड ले रहे हो वहां पर पहले घोड़े इत्यादि रहते हो, ठीक ना, या घोड़े का अस्तबल हो, है ना। कई बार आता है ना नीलामी इत्यादि में, बहुत बड़ा आपका हॉर्स का गोल्फ कोर्स इत्यादि ये सब कुछ होते हैं कि नहीं, नीलाम होते हुए सुने हैं कि नहीं? घोड़ा जो है यह भी, इसको भी सूर्यवंशी कहते हैं हम लोग। सूर्य के रथ में भी यह आपको देखने को मिलेगा। जितने भी राजा महाराजा होते थे ना, ये सब भी सूर्यवंश में आते हो। हाँ, तो यह जो है कीर्ति यश का प्रतीक है। ठीक है, घोड़ा जो है, अश्व जो है आपका कीर्ति समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, ऐसे भूखंड पे भवन बनाकर रहने से, ठीक ना, आपको हृदय रोग से मुक्ति मिलती है, हृदयाघात नहीं होता है, हृदय रोग से मुक्ति मिलती है, हृदय रोग से मुक्ति मिलती है। जिस भूखंड पे घोड़े का अस्तबल हो, घोड़े रहते हो, चरते हो, ठीक ना, अधिक समय वहां पर बिताते हो, ऐसी भूमि आपको हृदय रोग से मुक्त करने वाली होती है। ठीक ना, हृदयाघात नहीं होगा आपको। ठीक है, दिल जो है मजबूत होगा, दिल। ठीक है, हार्ट जो है, हार्ट डिजीज जो है सो नहीं होगी। ठीक है, यहां पर आपको 6 प्रकार के सुख आपको बताए हैं। अर्थागमो नित्याम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वसस्य पुत्रो अथ करी च विद्या षड जीवे सुखाते। मतलब जो 6 प्रकार के सुख हैं आपको, उसमें एक आता है आरोग्य, है ना, आरोग्य। जीवन में निरोगी रहना भी एक प्रकार का सुख है भगवान। ठीक ना, सब कुछ जी। है में, गाड़ी बंगला सब कुछ है, और आप नित्य औषधालय ही जाते हैं, ठीक ना, डिस्पेंसरी जाते हैं, तो यह जो है सो शास्त्र सम्मत नहीं कहा गया है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं हो, वह शास्त्र के जो 6 सुख हैं गृहस्थ जीवन के, उसमें से एक प्रकार से सुखी है। ठीक है, तो जिस भूखंड पे घोड़े रहते हो, चरते हो, घोड़े का अस्तबल हो, ऐसी भूमि पर वास करने से आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, निरोगी जीवन व्यतीत होता है। ठीक है, इसको भूखंड को सबसे पहले ले लेना चाहिए। ठीक ना, जिस भूखंड पे नेवला जी। रहते हैं, घोड़े रहते हो, भूखंड ले लीजिए। एक सुख समृद्धि देगा, दूसरा आपको आरोग्य देने वाला है। ठीक ना, आप निरोगी रहिएगा। ठीक है, जी जी। तीसरा है जिस भूखंड पर गाय रहती। ठीक है, गाय रहती, गौ
गौ गाय गौशाला बना हो, ठीक ना, ऐसी गाय अधिक समय तक वहां पर विचरती हो, ठीक ना, ऐसी भूखंड को भी आप ले सकते हैं जहां अक्सर गायें रहती हैं, ठीक है, चरने के बाद विराम करती हो, वहां पर चरती हो, ठीक ना, ऐसे भूखंड को भी आप ग्रहण करिए, ठीक है, लीजिए। इसमें भी लाल गाय और उत्तम है, यह भी रक्तवर्णा गाय सूर्य की प्रतीक मानी गई है, ठीक ना, रक्तवर्णा गाय सूर्य की प्रतीक मानी गई है, साक्षात सूर्य कहिए इसको, दूसरा सूर्य, है ना। जी भगवान। सुबह सुबह आप भ्रमण के लिए निकलते हो, संध्या के लिए निकलते हो, आपको सूर्य दिख जाए, ठीक ना, आपको सूर्य कौन, अमृत सूर्य, मतलब जिस समय सूर्य का उदय होता हो, वहीं लाल गाय आपको दिख जाए, वो दिखना तो ऐसे भी शुभ है, ठीक ना, लाल गाय दिख जाए तो समझिए कि दो दो सूर्य के दर्शन का फल मिल गया, एक साथ दो सूर्य आपने देख लिए, ठीक है। जी। और अगर कोई साकल दीपी ब्राह्मण मिल जाए, ठीक ना, साकल द्वीपीय ब्राह्मण मिल जाए तो तीन तीन सूर्य दिखने का फल मिल गया। साकल द्वीपीय ब्राह्मण को, शाक्य द्वीपीय ब्राह्मण को, उनको भी साक्षात सूर्य का अंश माना गया है। सभी ब्राह्मण जो है आपके संध्या होने के बाद श्राद्ध नहीं करा सकते हैं, निषिद्ध बताया गया है ना। वहीं आपको भविष्य पुराण में, श्रीमद् भागवत में दिखेगा कि सूर्यास्त होने के पश्चात भी अगर कोई शाक्तद्वीपीय ब्राह्मण है तो वो श्राद्ध करा सकता है, ठीक है, समझे कि नहीं। एक कौन सा ब्राह्मण बताया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शाक्य द्वीपीय ब्राह्मण, मग ब्राह्मण, भोजक ब्राह्मण, शाक्य द्वीपीय, ठीक है जी। क्या होता है ये जो है हमारे पूरे भूखंड को, पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया है ना। हम जिस भूमि पर वर्तमान में अभी रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, वह जो है जम्बू द्वीप है, समझ गए, जम्बू द्वीप कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं शाक्य द्वीप का, वर्तमान में मिस्र इजिप्ट के आसपास में पड़ता है। मिस्र इजिप्ट जो है ना, वहां पर जो है इसका था। तो भौगोलिक भूगोल शास्त्र के जो है तो थोड़ा बहुत ज्ञाता होंगे, वह देखे होंगे कि पृथ्वी कई प्लेट्स में बटी हुई है, और वही प्लेट्स जो है सो बाद में जाके द्वीप बने, गोंडवाना लैंड इत्यादि नाम सुने ना। जी 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 गुरुजी, नहीं भगवान। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड सुना हो गुरुजी। हाँ, तो यही जो है सो आपका जो है, हम जिस द्वीप में रह रहे हैं वह जम्बू द्वीप है। मिस्र के आसपास में उसका प्रादुर्भाव था द्वापर युग में। प्रलय कई बार हुआ ना भगवान, कई निमेष प्रलय हो चुके हैं, है कि नहीं। तो उसी में जो है द्वीप, ऑस्ट्रेलिया को क्रॉन्च द्वीप बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को क्रॉन्च द्वीप बोला जाता है, ठीक ना, समझे हरि किशन जी। गुरुदेव एक बार ये 7 द्वीपों का नामकरण बता दीजिए, अब भगवान कभी अभ्यास के लिए, जानकारी के लिए। याद नहीं है प्रभु जी, ठीक ना। हम 2-3 को जानते हैं, भारतवर्ष को जम्बू द्वीप बोलते हैं, और मैं खुद शाक्य द्वीप से बिलोंग करता हूं, तो मैं शाक्य द्वीपीय हूं। ऑस्ट्रेलिया को क्रॉन्च द्वीप बोला जाता है, समझ गए ना। यहाँ पहले भारतवर्ष में जामुन के फल अच्छे होते थे, उसी को बोलते हैं जम्बू द्वीप, ठीक ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा जम्बू। क्रॉन्च जो पक्षी होती थी वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। माइग्रेशन इत्यादि में आप लोग देखते होंगे बर्ड्स का जो माइग्रेशन इत्यादि होता है, ठीक ना। तो संस्कृत का शब्द है क्रॉन्च, जो वाल्मीकि जी कहे ना, यत क्रॉन्च मिथुने शाश्वती समा,
मां निषाद पढ़े हैं रामायण का पहला श्लोक? जी गुरुदेव। हाँ, तो वही जो है सो क्रॉन्च, वो ऑस्ट्रेलिया की पक्षी है, ठीक ना। उसी को हम, इसी के नाम पर उसका जो है नाम क्रॉन्च द्वीप पड़ा, ठीक है। और मग जो ब्राह्मण की हम बात करें शाक द्वीपीय की, तो पहले जो है वहां के ब्राह्मण अनाज ग्रहण नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ शाक ग्रहण करते थे। शाक एक प्रकार का दुर्वा घास की तरह होता है, ठीक ना। आपको मग दर्पण बुक में मिल जाएगा, किताब में, ठीक है। तो अभी जितना हमको नॉलेज है, एक मनोरंजन जी, मैं और भी शायद एक दो लोग हैं ग्रुप में, तो ये सभी शाक द्वीप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। गुरुजी मैं भी साकल द्वीप से बिलोंग करती हूँ। जी, मैं भी साकल द्वीप से ब्राह्मण हूँ गुरुजी। सुंदर की बात है, बहुत सुंदर। देखिए 3-3 सूर्य का जो है सो दर्शन आप लोग का सीधे यहाँ पर हो गया। कक्षा में प्रतिदिन आप लोग 3-3 सूर्य को देखते हैं, ठीक ना। सूर्य अंशी कहे गए हैं, सूर्य अंशी। हम लोग का द्वापर युग में जो है यहाँ पर आगमन हुआ था, ठीक ना। द्वापर युग में महाराज जो द्वारिकाधीश कृष्ण जी थे, उनके पोते को कुष्ठ हो गया था, ठीक ना। तो सूर्य यज्ञ के द्वारा ज्योतिष में भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। सूर्य का यदि बुरा प्रभाव पड़ता है तो कुष्ठ इत्यादि रोग भी होते हैं, पढ़े हैं ना। तो उसी समय जो है हम लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ, ठीक ना। आपके पूरे क्षेत्र में मगध क्षेत्र को जानते होंगे आप लोग, है ना। सबसे अधिक शाकल द्वीपीय ब्राह्मण मगध क्षेत्र में आपको मिलते हैं, ठीक ना। वहीं से फिर उनका अलग अलग जगह पे ये हुआ। तो अपनी हिस्ट्री हम बाद में कहीं बता देंगे, पहले यहीं पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आज जंतुओं के ऊपर का चैप्टर जो है सो समाप्त करना है, ठीक है। बाकी चीजें बाद में होंगी, ठीक है। तो रक्त वर्ण की गाय जो है शुभता की प्रतीक है, ठीक है। तो ऐसे जगह में, ठीक ना, निवास करने से, ठीक है, हमको शुभता मिलती है, ठीक है। चलिए, तो गाय इत्यादि का जो गौशाला वगैरह हो ना, गौशाला, गाय इत्यादि जहां पर चरती हो, ठीक है। तो एक शब्द जो है सो हमने वहां पर गलत बोल दिया था, ठीक है। उसको अभी आप लोग करेक्ट कर लीजिए। गौशाला जहां पर निर्मित हुआ हो, ठीक है, वहां की भूमि को नहीं रहना योग्य माना गया है, ठीक है। वहां की भूमि को, गौशाला जो है समाज सेवा के लिए बना है, ठीक ना। और गौशाला शुभता का प्रतीक है। तो जहां गाय चरती हो वो भूमि तो आप अपने योग्य ले सकते हैं, ऐसे खुले जो जगह है, लेकिन गौशाला की जमीन को नहीं ले सकते हैं। शास्त्रों में इसको मरने के पश्चात नरक की यातना आपको भुगतनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा जो है कहा गया है। तो उस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। गौशाला की जमीन को, ठीक है, कभी भी क्रय नहीं करना चाहिए, वहां किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना चाहिए, ठीक है। यथासंभव गौशाला के लिए भूमि दान में देनी चाहिए, ठीक ना, ठीक है। वो तो ठीक है, वह भूखंड जो है सो आप ठीक है अपने योग्य ले सकते हैं, लेकिन जहां गौशाला का निर्माण हुआ हो, गायें रहती हो जहां पर, ठीक है, वहां पर आपको उस जमीन को नहीं लेना चाहिए। यह जो है मरने के बाद नरक की यातना जो है भुगतनी पड़ेगी, नरक में लोग जाते हैं। कितना भी किसी प्रकार का आप पुण्य कर लिए हो, अगर गुरुदेव गौशाला को आपने ले लिया तो वहां पर आपको यह जो है सांसारिक सुखों को भोगने के पश्चात मुक्ति नहीं मिलेगी, नरक में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। गुरुदेव जैसे घर में अपने गाय पालते हैं, जैसे रखते हैं गाय, अलग है, अब नहीं है तो वो क्या वो घर में बना सकते हैं कि वो भी उपयुक्त नहीं है? बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है गुरुदेव।
जो हमने बोला था ना कि जहाँ गाय इत्यादि रहती हो, तो उसी में हमसे शायद गौशाला भी निकल गया था, तो उसी को हमने यहाँ पर करेक्ट किया है, याद रखिएगा। नहीं तो फिर बाद में विवाद होगा कि गुरु जी ने बताया कि गौशाला की जमीन को खरीद लीजिए, उस पे घर बनाइए, शास्त्र सम्मत है। कभी नहीं कहा हूं अभी, ठीक ना, करेक्ट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। जिस भूखंड पे बाघ, सिंह, तेंदुआ, ठीक ना, जिस भूखंड पे बाघ, सिंह, तेंदुआ ऐसे हिंसक प्राणी रहते हों, वह भी भूमि जो है आपको शुभ नहीं मानी गई है। यह भूमि मंगल प्रधान मानी गई है, मंगल प्रधान, ठीक है। अब बाघ, सिंह, ठीक ना, तेंदुआ, ये सब आ रहा है, तो सब बिल्लियों की प्रजाति में है, बोलिए, सब बिल्ली की प्रजाति है। तो यह जो है मंगल प्रधान जो है यह भूखंड माना गया है, इसको भी शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। मंगल क्या है? उग्रता का प्रतीक है, बोलिए। तो यहाँ रहने वाले, यहाँ निवास करने वाले इस भूखंड के स्वामी के अंदर में हिंसात्मक व्यवहार आएगा, रवैया होगा, उग्र होंगे, ठीक ना, उग्र होंगे, ठीक है, जी बाबा। ठीक है। अब जो है एक और भूखंड है, जिस भूखंड पे कौवे रहते हैं, ठीक है, जिस भूखंड पे कौवे रहते हैं, और एक दूगो नहीं, जितना अधिक संख्या होगा, ठीक ना, यह जो है लक्ष्मी प्रदाता भूमि कही गई है, लक्ष्मी प्रदाता, लक्ष्मी देने वाली। जी भगवान, अनुज शास्त्री जी बोलिए। जहाँ बाघ रहते हैं उसका क्या बताया आपने? हमने बोला कि यह मंगल प्रधान है, हिंसात्मक बुद्धि हो जाती है जब तक कि जी गृहस्थ जी की, ठीक ना। जी 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 और जी जी जिस पे कौवे रहते हों वह जो है लक्ष्मी प्रदाता भूमि कही गई है, ठीक है। जी ऐसे जी भूमि के निर्माण करने से आपको प्रचुर मात्रा में धन संपदा की वृद्धि होती है, प्रचुर मात्रा में, ठीक ना, प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति की वृद्धि होती है, ठीक है। एक चीज और है, भूमि में कहते हैं ना गुप्त धन, बोलिए। जी गुरुदेव होटल को लेकर जाओ गुरुदेव, धन को जमीन में। तो जिस भूखंड में शाम के समय, ठीक है, शाम के समय कौवे रहते हैं, ठीक है, रात में रहते हैं कौवा, ठीक है, रात में, शाम में, रात में जहां कौवा रहता है, ठीक ना, वहां पर गुप्त धन रहता है उस भूखंड में। आगे अहिबल चक्र बताएंगे ना, तो बताएंगे भूमि में कैसे देख सकते हैं कहां पर धन छिपा हुआ, अहिबल चक्र, याद रखिएगा, अहिबल चक्र, ठीक है ना। भगवान दोबारा बताना क्या बताए थे आप अभी? जिस भूखंड पे रात्रि में, शाम के समय कौवे रहते हों, उस भूखंड में गुप्त धन रहता है। जिस भूखंड में कौवे रहते हों वह भूमि धन प्रदाता मानी गई है, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति होती है, ठीक जी है। जी और जी अभी बात है गुप्त धन की, तो वहां पर हम अहिबल चक्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अहिबल चक्र के माध्यम से एक गणित का जो है सो विषय है, तो बहुत लोग का तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, है ना, गणित का प्रकरण है। अब बताइए राघवेंद्र जी। ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। और इंटरेस्ट बढ़ेगा, आजकल लोग जो है परेशान है धन धन खोजने में जो है। लीजिए, धन खोजने में परेशान, ऊपर से कैलकुलेशन करने में परेशान। तो अहिबल चक्र के मदद से भूमि में छिपे हुए द्रव्य पदार्थ को आप खोज सकते हैं। अब गणित का प्रकरण है भगवान, अब आप लोग सोच लीजिए, पढ़ने के लिए सज्ज होइएगा तो पढ़ाएंगे, ना तो एक्सरे मशीन आजकल आइए गई है,
काहे लिए हम लोग अपना सनातन धर्म का एक्सरे कैलकुलेशन निकाले क्या? गुरुजी लेकिन कौवे तो पेड़ पर रहते हैं, तो वहाँ पेड़ होना चाहिए। हैं तो अब पेड़ों के भी बात कर लेते हैं। अभी आज पेड़ पढ़ेंगे कि कल पढ़ाएं पेड़ पौधा के बारे में? कल 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 करिए, मगर आज टाइम हो गया पूरा, अभी समय हो गया। चलिए हम फ्री हैं, कोई बात नहीं है। यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ा सकते हैं ना, कल कहिएगा कल पढ़ाएंगे। बोलिए। सब ऊपर से निकलेगा, भगवान ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है। हाँ बोलिए अनिल शास्त्री जी, बोलिए प्रभु जी, हैंड रेज किए हैं। सबका हो गया, लेकिन यहाँ गज बनते हो उनका क्या फल होगा? जहाँ गज बनते हो, गज हाथी, हाँ कीर्ति का प्रतीक है भगवान जी कीर्ति का प्रतीक है। जी 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 यश कीर्ति समृद्धि, गज हाथी घोड़ा, ठीक ना, सबका वही फल है, ठीक ना। जी जी। चलिए कल हम लोग वनस्पति पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। किस भूखंड में कौन सी वनस्पति हो तो आपको किस प्रकार का फल समझना चाहिए, शुभ या अशुभ, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने जान लिया कि किस भूखंड पे किस प्रकार के जीव जंतुओं के रहने से आपको इस प्रकार का लाभ मिलने वाला है, ठीक है, या हानि मिलने वाली है, ये जान लिया। जी जी यह भी भूमि परीक्षण का ही भाग है, ठीक ना। यह जो आज का चैप्टर बताएं यह भी भूमि परीक्षण का है, समझ गए ना। तो कल भी भूमि परीक्षण चलेगा हम लोग का, ठीक है, वनस्पति के द्वारा। कुछ प्रश्न कुछ संशय रह गया हो तो बताइए, फिर कक्षा को विराम देंगे क्योंकि आज बोलिए बोलिए राघवेंद्र जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी गुरुदेव, कौवों को तो अशुभ मानते हैं ना? नहीं भगवान, कौवों को कौन अशुभ का नहीं है, तो मानते हैं पितरों का प्रतीक है, वो पितृ देवता कौवा होगा। जो है पितरों का प्रतीक माना गया है, समझ गए ना। जब नांदी श्राद्ध इत्यादि होता हो, ठीक ना, कौवे को आप समझिए बातों को। नांदी श्राद्ध होता हो आपके घर में, ठीक ना, गृह प्रवेश उपनयन जो कुछ भी होता हो, वहां नांदी श्राद्ध करते हो और आपको कौवा दिख जाए आपके घर में, तो यह जो है सो शुभता का प्रतीक माना गया है, जान लीजिए। माना गया है कि तो आपका इसका श्राद्ध तात्पर्य यदि आपके प्रतिदिन पितरों घर की पे कौवा आके बैठे तो अच्छा रहेगा। हाँ, पितरों की मौजूदगी में वो श्राद्ध कंप्लीट हुआ है ऐसा मानते हैं। कौवों को शुभता नहीं, काकमुखी भवन अभी बताएंगे आपको, भूखंड बताएंगे, है ना, उसका फल सुनिएगा, है ना। और ये तो गुरुदेव प्रतिदिन कौवा आके बैठेगा तो शुभ रहेगा। जी प्रतिदिन घर पर कौवा आके बैठे तो शुभ शुभ माना जाए। उस कौवा आके बैठे उसको वो बोलते हैं ना, गेस्ट आने वाला है, मेहमान आने वाला है। देखिए 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 हम बताते हैं, घर पर कौवा आता है तो कहा जाता है कि अतिथि का आगमन होने वाला है, ठीक है, अशुभ नहीं मानते हैं उसको, ठीक है। कहीं का भले प्रचलन हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं माना गया कौवों को शुभता का, ठीक ना। ऐसा अशुभ कहीं नहीं कहा गया है। और कौवा में एक खासियत और है, पितरों का वाहन भी है, और सब लोग अपना अपना अंश ले लेते हैं, लेकिन एक कौवा ऐसा है जो अपना अंश लेकर के संपूर्ण अंश पितरों को प्रदान कर देता है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है कहीं ना कहीं जो है। जी बिल्कुल सही कह रहे। कौवा का शायद अंग को छूना या आदमी पे बैठ जाना या टच करना, ये अशुभ माना गया है, ये अशुभ माना गया है, ठीक है। इस पर ठीक नहीं है उसका, इस पर मृत्यु का कारक माना है। शकुन शास्त्र पढ़ेंगे ना तो इसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जी ठीक है। चलिए बोलिए अब तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कलयुग आएगा, कौवा मोती खाएगा। जी साक्षी जी प्रश्न करिए। जी गुरुजी फिर नमो नमः जी, ये क्यों बोलते हैं कि जिस घर में जैसे सांप वगैरह निकलता है
तो वहाँ छुपा हुआ गड़ा हुआ धन होगा। हाँ ऐसे तो लोग खरीदने को रहते हैं। हाँ, घर में कभी निकल जाए तो ये अलग चीज है, लेकिन जहाँ वास हो वहां नहीं बनाना चाहिए। सांप को देखिए, एक तो बड़ा ही जो है सो कहा गया है कि एक कहावत है ना, तो जी क्षमा जहाँ पे सांप को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन स्वभाव बस सरल हो। ठीक है, तो किसी भी सांप को देखेंगे तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? उसके पास जाइएगा या भागिएगा? बताइए। जी भागना। पहले तो बिल्कुल, भागेगा। पहले भागेगा आदमी, बाद में फिर चर्चा करेंगे कि भाई दांत वाला है कि बिन दांत वाला है, काटने वाला है कि विष देने वाला है कि क्या है। चलिए इसको भी दरकिनार करते हैं। धन का रक्षक जो है नाग को माना गया है। नाग जो है अमृत का भी प्रतीक है, और नाग के मुख में भिक्ष भी रहता है। ठीक ना। एक प्रसंग बहुत ही अच्छा है। परशुराम जी ने शिव जी को गुरु दक्षिणा देना चाहा, तो शिव जी तो भोला भाला, लेते नहीं है गुरु दक्षिणा। ठीक ना। जी गुरुदेव। और बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा, शॉर्ट में हम आपको सुना दे रहे हैं। तो शंकर जी ने मांगा परशुराम से कि ले आओ मेरे को शेष नाग का फण ले आइए, मेरे चरणों में डालिए शेष नाग के फण को। परशुराम जी विफल हो गए। ठीक ना। परशुराम जी विफल हो गए। ठीक है। और वहां पर जब गए तो कई बार फुफकारी मारा, कई बार प्रयत्न करना चाहे। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, ठीक ना, कि बचपन में तो हमने कई बार धनुहिया तोड़ डाली, उस समय आपने कुछ नहीं बोला था। ठीक है। जो शेषनाग की माता जी थी वह जो है बालक रूप में शेषनाग को ले गई और वहां जमदग्नि जी के आश्रम में वहीं पर छोड़ दिया परशुराम जी के सामने। इसको आप धनुर्विद्या का थोड़ा ट्रेनिंग दे दीजिए। वहां पे कई बार धनु तोड़ चुके थे, है ना। तो वही जो है सो आपके त्रेता युग में जब आमना सामना होता है ना, तो कहते हैं जब बचपन में हमने धनुहिया नहीं तोड़ी उस समय आपने कुछ नहीं बोला, अभी तोड़ दिए तो आप लगे रहे चिल्लाने के लिए। और बोल दी थी उनकी माता जी, ये बच्चा बड़ा क्रोध करने वाला है, थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। ठीक ना। तो वहां तो वचनबद्ध हो गए थे। बोलिए। जी गुरुदेव। ठीक ना। तो और भी कई सारे दर्शन शास्त्र के आपको मिल जाएंगे। तो धन का प्रतीक माना गया है, धन का रक्षक माना गया है। ठीक ना। धन का रक्षक भी माना गया है। और जब अहिबल चक्र पढ़ेंगे ना, तो अहि जो है अहिबल चक्र में सांप के बारे में भी पढ़ेंगे, इसका कैलकुलेशन है पूरा। ठीक ना। वहां पर जो है नागों को धन का ही स्वरूप माना गया है। ठीक है। तो विस्तार से वहां पढ़ेंगे, लेकिन शुभता का प्रतीक है, कहीं कहीं पर माना जाता है, लेकिन हमेशा इसको अशुभ ही मानते हैं। ठीक ना। जिस घर में सर्प रहते हैं वहां आप रहिएगा नहीं, भयभीत रहिएगा हमेशा। चलिए और गुरुदेव बोलिए। इसमें ऊंट का भी आता है क्या? ऊंट को कैसे माना गया है? नहीं, ऊंट को शुभता नहीं, शुभ नहीं माना गया है। ठीक है गुरुदेव। चलिए देखिए भगवान, कुछ व्यवहारिक चीजें भी हैं। ठीक ना। कुछ व्यवहारिक चीजें ये हैं कि ये जब शास्त्रों की रचना हुई उस समय जितना हम लोग एनिमल फ्रेंडली है ना उतना नहीं थे। ठीक है। इतने सारे जानवरों को नहीं पाला जाता था। अब तो लोग पता नहीं क्या क्या पाल रहे हैं, है ना। और वो भी हाइब्रिड हाइब्रिड, है कि नहीं। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। तो बस तो यही सारी चीजें। नहीं बाबा, और नहीं किसी फिर का नहीं रहे, करियो नहीं रहे। कोई संशय है? इन्हीं का कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो? गुरुजी मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए। मैंने जहाँ पे नया मकान खरीदा है तो वहाँ पे गृह प्रवेश के टाइम में एक सन्यासी आया था गीता पाठ करने के लिए। तो वो मेरा भूखंड को पूरा इधर उधर से देख लिया, देख के बोला
कि आपकी जमीन में एक नागिन वास करती है, काला नागिन। तो बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है, लेकिन ये शुभ है। ये आपको कभी क्षति भी नहीं पहुंचाएगा और इसको आप कभी देख भी बहुत सरल से देख नहीं पाएंगे। लेकिन ये बहुत शुभ है, इसको मारिए मत। अगर कभी भी इसको ना आंखों के सामने आ गया तो इसको मारिएगा मत, ऐसे बोला है। अच्छा, ठीक है, बाबा की बात मानिए। जब वास्तु शास्त्र पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में हो सकता है कि आपका जो है ना मति जो है सो थोड़ा सा का जाने परिवर्तित हो जाए, बुद्धि है कि नहीं। अब उस समय आपसे पूछेंगे कि आप क्या करिएगा उसको, है ना। ठीक ठीक गुरुदेव, ठीक। कक्षा यही समापन करें हरिकिशन जी। जी गुरुदेव। शायद आज मीटिंग भी है, ठीक है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा एवं अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। कल से कक्षा अपने समय पे ही चलेगी, ठीक ना। गुरुदेव प्रणाम। नमो भगवान। प्रणाम गुरुदेव, सभी को नमो नमः, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि, सभी को नमन। शुभ रात्रि। जय श्री राम। सर्वेभ्यो नमो जय हो नमः। गुरुदेव ब्रह्मानंद जी की। सर्वेभ्यो नमः। लिफ्ट हुई है क्योंकि वो महेश शर्मा जी वो हो गए, रिकॉर्डिंग चालू है। लेफ्ट हुई, भगवान लेफ्ट हुई है। हेलो। महेश जी भगवान। हाँ जी, आप बोलिए। इनको रिमूव करिए, रिमूव करिए प्रभु एक जी। मिनट, तो मैं समझ तो सही, ये सुन नहीं रहे हैं। समझू तो सही है, मैं तो भूल समझू नहीं ना मैं। आप जो समझ में और नहीं आया मेरे तो इसमें।
रिमूव करना है कक्षा में से, मैं हॉस्टल में मैं करूंगा। करिया में होस्ट नहीं है उनसे। यहाँ देख देना, यहाँ में देख। हेलो, जो ये 3 पाइप बनी है ना, मैं शर्मा जी भगवान। हेलो, हेलो, हाँ भगवान। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो सच्चिदानंद जी का वो है ना, देखिए उनके 3 पाइप बनी है ना, 3 बिंदु। एक मिनट मैं वैसे देखता हूँ। हाँ 3 बिंदु, एक मिनट। हाँ 3 उसमें 3 क्लिक बिंदु पे करिए, हो गया मैं। उसमें देखिए लिखा है कहीं रिमो, लिखा है REMOVE, रिमो। आर क्यू क्यू EMO। अरे यहाँ हो, यहाँ 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 होती है। बॉर्डर करवा। अरे वाह मत छोड़ा है। हो गया भगवान। हो गया, हो गया। हेलो हेलो, हो गया जी जी। ये समझ में नहीं आता।